हाँ तो बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है दक्षिण भारतीय साम्राज्य। कल हमने पल्लव के बारे में पढ़ा था। अब अगली वीडियो में हम अब हमारा अगला जो है दक्षिण भारतीय साम्राज्य, इसके अंतर्गत ये सेकंड पार्ट है चालुक्य और राष्ट्रकूट। यानी कि दक्षिण में पल्लव के बाद चालुक्य और राष्ट्रकूट आए। सीखने का मकसद होगा चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय की उपाधियाँ। नंबर 2, चालुक्यों के अधीन प्रशासन, सामाजिक जीवन और कला एवं वास्तुकला। नंबर 3, राष्ट्रकूटों का राजनीतिक इतिहास। नंबर 4, राष्ट्रकूटों के अधीन प्रशासन एवं समाज। नंबर 5, राष्ट्रकूटों की कला और वास्तुकला। तो चलो स्टार्ट करते हैं। पल्लव के अलावा पश्चिमी चालुक्य और दक्कन में राष्ट्रकूट महत्वपूर्ण राजनीतिक ताकतें हैं। इन दोनों राज्यों के सुदूर दक्षिण में उनके प्रतिद्वंदी अर्थात पल्लव और बाद में चोल, उनका काल भारत के इतिहास में उनके सांस्कृतिक योगदान के लिए भी महत्वपूर्ण रहा है। तो चालुक्य के बारे में हम पढ़ रहे हैं। थोड़ा सा पल्लव का आपको हमने दे दिया है। अब चालुक्य जो है 543 ईस्वी से 755 ईस्वी तक। पश्चिमी चालुक्यों में लगभग 2 शताब्दियों तक दक्कन में एक विस्तृत क्षेत्र पर शासन किया, जिसके बाद राष्ट्रकूट शक्तिशाली हो गए। पश्चिमी चालुक्यों के परिवार की शाखाएं थी, जैसे वेंगी के पूर्वी चालुक्य और कल्याणी के चालुक्य। पुलकेशिन प्रथम चालुक्य वंश का संस्थापक था। उन्होंने वातापी या बादामी को अपनी राजधानी बनाकर एक छोटा राज्य स्थापित किया। पुलकेशिन द्वितीय 608 ईस्वी से 642 ईस्वी। इस वंश का सबसे महत्वपूर्ण शासक पुलकेशिन द्वितीय था। उसके द्वारा जारी ऐहोल शिलालेख उसके शासनकाल का विवरण देता है। उन्होंने बनवासी के कदंबों और मैसूर के गंगाओं से युद्ध किया और अपना आधिपत्य स्थापित किया। गंगा शासक दुर्विनीता ने उनका आधिपत्य स्वीकार कर लिया और अपनी बेटी की शादी पुलकेशिन द्वितीय से कर दी। पुलकेशिन द्वितीय की एक और उल्लेखनीय उपलब्धि थी नर्मदा नदी के तट पर हर्षवर्धन की पराजय। उसने हर्ष की दक्षिण विजय की महत्वाकांक्षा पर रोक लगा दी। पल्लव के विरुद्ध अपने पहले अभियान में पुलकेशिन द्वितीय विजयी हुआ, लेकिन कांची के पास उसे नरसिंह वर्मन प्रथम के हाथों अपमानजनक हार का सामना करना पड़ा। इसके बाद चालुक्य राजधानी वातापी पर पल्लव ने कब्जा कर लिया और उसे नष्ट कर दिया। पुलकेशिन द्वितीय के शासनकाल की सबसे महत्वपूर्ण घटना हैनसांग की उसके राज्य की यात्रा थी। पुलकेशिन द्वितीय का उत्तराधिकारी विक्रमादित्य था। उसने एक बार फिर चालुक्य साम्राज्य को मजबूत किया और पल्लव राजधानी कांची को लूटा। इस प्रकार उसने पल्लव के हाथों अपने पिता की पराजय और मृत्यु का बदला लिया था। कीर्तिवर्मन द्वितीय चालुक्यों का अंतिम शासक था। वे राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक दंतीदुर्ग से पराजित हुआ था। चालुक्यों के अधीन प्रशासन और सामाजिक जीवन। दूसरा पॉइंट है हमारा चालुक्यों के अधीन प्रशासन और सामाजिक जीवन। चालुक्य प्रशासन पल्लव और चोलों के विपरीत अत्यधिक केंद्रीकृत था। चालुक्यों के अधीन ग्राम स्वायत्तता उपस्थित थी। चालुक्यों के पास महान समुद्री शक्ति थी। पुलकेशिन द्वितीय की नौसेना में 100 जहाज थे। उसके पास एक छोटी अस्थायी सेना भी थी। बादामी चालुक्य ब्राह्मणवादी हिंदू थे, लेकिन वे अन्य धर्मों को सम्मान देते थे। वैदिक संस्कारों एवं अनुष्ठानों को महत्व दिया गया। राजवंश के संस्थापक पुलकेशिन प्रथम ने अश्वमेध यज्ञ किया था। इस अवधि के दौरान विष्णु, शिव और अन्य देवताओं के सम्मान में कई मंदिर भी बनाए गए। हैनसांग ने पश्चिमी दक्कन में बौद्ध धर्म के पतन का उल्लेख किया है, लेकिन इस क्षेत्र में जैन धर्म लगातार प्रगति के पथ पर अग्रसर था। पुलकेशिन द्वितीय के दरबारी कवि रवि कीर्ति, जिन्होंने ऐहोल शिलालेख की रचना की थी, एक जैन थे। कला और वास्तुकला। चालुक्य कला के महान संरक्षक थे। उन्होंने संरचनात्मक मंदिरों के निर्माण में वैसर शैली विकसित की। हालांकि वैसर शैली राष्ट्रकूट और होयसलों के शासनकाल में ही अपनी चरम सीमा पर पहुंची। चालुक्यों के संरचनात्मक मंदिर ऐहोल, बादामी और पट्टदकल मौजूद थे। चालुक्यों के शासनकाल में गुफा मंदिर वास्तुकला भी प्रसिद्ध थी। उनके गुफा मंदिर अजंता, एलोरा और नासिक में पाए जाते हैं। चालुक्य चित्रकला के सर्वोत्तम नमूने बादामी गुफा मंदिर और अजंता की गुफाओं में देखे जा सकते हैं।
पुलकेशिन द्वितीय द्वारा फारसी दूतावास को दिए गए स्वागत को अजंता की एक पेंटिंग में दर्शाया गया है। चालुक्य मंदिरों को दो चरणों में विभाजित किया जा सकता है। पहले चरण का प्रतिनिधित्व ऐहोल और बादामी के मंदिरों द्वारा किया जाता है। एलोरा में पाए गए 70 मंदिरों में से 4 महत्वपूर्ण हैं। नंबर 1, लाद खान मंदिर एक नीची सपाट छत वाली संरचना है। एक स्तंभयुक्त थाल से मिलकर बना है। दूसरा है दुर्गा मंदिर, बुद्ध चैत्य जैसा दिखता है। तीसरा है हुची मल्लीगुडी मंदिर। चौथा है मैगुटी जैन मंदिर। बादामी के मंदिरों में मुक्तेश्वर मंदिर और मेलागुटी शिवालय अपनी स्थापत्य सुंदरता के लिए उल्लेखनीय हैं। बादामी के चट्टानों को काटकर बनाए गए 4 मंदिरों का एक समूह उच्च कारीगरी को चिन्हित करता है। दीवारें और स्तंभित हॉल देवताओं और मनुष्यों की सुंदर छवियों से सुशोभित हैं। दूसरे चरण का प्रतिनिधित्व पटकडल के मंदिरों द्वारा किया जाता है। यहाँ 10 मंदिर हैं, 4 उत्तरी शैली के और शेष 6 द्रविड़ शैली के। पापनाथ मंदिर उत्तरी शैली में सबसे उल्लेखनीय है। संगमेश्वर मंदिर और विरूपाक्ष मंदिर अपनी द्रविड़ शैली के लिए प्रसिद्ध है। विरूपाक्ष मंदिर कांचीपुरम के कैलाशनाथ मंदिर के मॉडल पर बनाया गया है। इसका निर्माण विक्रमादित्य द्वितीय की एक रानी ने करवाया था। इसके निर्माण में कांची से लाए गए मूर्तिकारों को लगाया गया था। अब है राष्ट्रकूट 755 एडी से 975 एडी तक। राष्ट्रकूट कन्नड़ मूल के थे। कन्नड़ भाषा उनकी मातृभाषा थी। दंती दुर्ग राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक था। उसने गुर्जरों को हराया और उनसे मालवा छीन लिया। फिर उसने कीर्तिवर्मन द्वितीय को हराकर चालुक्य साम्राज्य पर कब्जा कर लिया। इस प्रकार राष्ट्रकूट दक्कन में एक सर्वोपरि शक्ति बन गए। उसका उत्तराधिकारी कृष्ण प्रथम भी एक महान विजेता था। उसने गंगा और वेंगी के पूर्वी चालुक्यों को हराया। उसने एलोरा में चट्टानों को काटकर बनाया गया भव्य अखंड कैलासा मंदिर बनवाया। इस राजवंश का अगला महत्वपूर्ण राजा गोविंदा तृतीय था। उसने उत्तर भारतीय राज्यों पर विजय प्राप्त की। उनके उत्तराधिकारी अमोघवर्ष प्रथम ने 64 वर्षों की लंबी अवधि तक शासन किया। उसने मालवा और गंगावाड़ी पर नियंत्रण खो दिया था। फिर भी उसका शासनकाल सांस्कृतिक विकास के लिए लोकप्रिय था। वे जैन धर्म के अनुयायी थे। जिन सेना के मुख्य उपदेशक थे वे पत्रों के भी संरक्षक थे और उन्होंने ही प्रसिद्ध कन्नड़ कीर्ति कविराज मार्ग की रचना की थी। उसने राष्ट्रकूट राजधानी मालखेड़ और मान्याखेड़ा शहर का भी निर्माण किया था। अमोघवर्ष प्रथम के उत्तराधिकारियों में कृष्ण तृतीय अपने अभियानों के लिए प्रसिद्ध था। उसने चोलों के विरुद्ध चढ़ाई की और उन्हें तक्कोलम में हराया। वे आगे दक्षिण की ओर बढ़ा और तंजौर पर कब्जा कर लिया। वे रामेश्वरम तक गया और कुछ समय के लिए उस पर कब्जा कर लिया। उन्होंने जीते हुए क्षेत्रों में कई मंदिरों का निर्माण कराया, जिनमें रामेश्वरम का कृष्णेश्वर मंदिर भी शामिल है। अपने पूरे शासनकाल में उसने राजधानी कांची सहित टोंडी मंडलम क्षेत्र पर कब्जा कर लिया। उसकी मृत्यु के बाद राष्ट्रकूटों की शक्ति में गिरावट आई। प्रशासन राष्ट्रकूट साम्राज्य को राष्ट्रपतियों के नियंत्रण में कई प्रांतों में विभाजित किया गया था, जिन्हें राष्ट्र कहा जाता था। उन्हें आगे विषयों या विषयपतियों द्वारा शासित जिलों में विभाजित किया गया था। अगला उपखंड भुक्ति था, जिसमें भोगपतियों के नियंत्रण में 50 से 70 गांव शामिल थे। इन अधिकारियों की नियुक्ति सीधे केंद्र सरकार द्वारा की जाती थी। ग्राम प्रशासन ग्राम प्रधानों द्वारा चलाया जाता था। हालांकि ग्राम सभाएं ग्राम प्रशासन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती थी। समाज और अर्थव्यवस्था राष्ट्रकूटों के काल में वैष्णव और शैव धर्म के हिंदू संप्रदाय फले फूले। फिर भी उन्होंने राष्ट्रकूट राजा और अधिकारियों के संरक्षण में जैन धर्म की प्रगति को प्रभावित नहीं किया। दक्कन की लगभग 1/3 आबादी जैन थी। कन्हरी, शोलापुर और धारवाड़ जैसे स्थानों पर कुछ समृद्ध बौद्ध बस्तियां थीं।
विभिन्न धर्मों के बीच सद्भाव था। आधुनिक बीजापुर जिले में स्थित सलातोगी में एक कॉलेज था। इस शिलालेख पर शैक्षिक केंद्र का विवरण देता है। एक शिलालेख इस शैक्षिक केंद्र का विवरण देता है। इसमें समारोहों और त्योहारों के अवसरों और अमीरों के साथ साथ सभी ग्रामीणों द्वारा की गई बंदोबस्ती से प्राप्त आय से चलाया जाता है। अर्थव्यवस्था भी उन्नतिशील स्थिति में थी। दक्कन और अरबों के बीच सक्रिय व्यापार था। राष्ट्रकूट राजाओं ने अरबों से मित्रता कायम रखकर उनके व्यापार को बढ़ावा दिया। सांस्कृतिक योगदान। राष्ट्रकूटों ने व्यापक रूप से संस्कृत साहित्य को संरक्षण दिया। राष्ट्रकूट दरबार में अनेक विद्वान थे। त्रिविक्रम ने नालचंपू लिखा और कवि रहस्य की रचना हलायुध ने कृष्ण तृतीय के शासनकाल काल के दौरान की थी। राष्ट्रकूटों के संरक्षण में जैन साहित्य का विकास हुआ। अमोघवर्ष प्रथम, जो एक जैन था, ने कई जैन विद्वानों को संरक्षण दिया। उनके शिक्षक जिन सेना ने पाशर भूदेव की रचना की, जो छंदों में पाशर की जीवनी है। एक अन्य विद्वान गुणभद्र ने आदि पुराण, विभिन्न जैन संतों की जीवन कहानियां लिखी। शाक्तयन ने अमोघवर्ती नामक व्याकरण ग्रंथ लिखा। इस काल के महान गणितज्ञ वीराचार्य गणित सारम के लेखक थे। कन्नड़ साहित्य की शुरुआत राष्ट्रकूटों के काल में हुई। अमोघवर्ष का कविराज मार्ग कन्नड़ भाषा की पहली काव्य कीर्ति थी। पंपा कन्नड़ कवियों में सबसे महान थे। उनका प्रसिद्ध कार्य विक्रमासेन विजय था। पोन्नाका एक अन्य प्रसिद्ध कन्नड़ कवि थे। उन्होंने शांति पुराण लिखा था। कला और वास्तुकला। राष्ट्रकूटों की कला और वास्तुकला एलोरा और एलिफेंटा में पाई जाती है। एलोरा में सबसे उल्लेखनीय मंदिर कैलासा मंदिर है। इसकी खुदाई कृष्ण प्रथम के शासनकाल के दौरान की गई थी। इसे 200 फीट लंबे और 100 फीट चौड़ाई और ऊंचाई में चट्टान के एक विशाल खंड से बनाया गया है। मंदिर में 4 भाग हैं: मुख्य मंदिर, प्रवेश द्वार, नंदी के लिए एक मध्यवर्ती मंदिर और आंगन के चारों ओर मंडप। यह मंदिर 25 फीट ऊंचे चबूतरे पर खड़ा है। हाथियों और शेरों की भव्य आकृतियां यह आभास देती है कि पूरी संरचना उनकी पीठ पर टिकी हुई है। इसमें एक 3 स्तरीय शिखर या मीनार है, जो ममल्लापुरम रथों के शिखर जैसा दिखता है। मंदिर के आंतरिक भाग में एक स्तंभ युक्त हाल है, जिसमें 16 वर्गाकार स्तंभ है। कैलासा मंदिर सुंदर मूर्तियों के साथ एक वास्तुशिल्प चमत्कार है। देवी दुर्गा की मूर्ति को भैंसे राक्षस का वध करते हुए दिखाया गया है। एक अन्य मूर्ति में रावण शिव के निवास स्थान कैलाश पर्वत को उठाने का प्रयास कर रहा था। दीवारों पर रामायण के दृश्य भी चित्रित थे। कैलासा मंदिर की सामान्य विशेषताएं अधिक द्रविड़ है। एलिफेंटा बम्बई के निकट एक द्वीप है। इसे मूलतः श्रीपुरी कहा जाता था। पुर्तगालियों ने हाथी की बड़ी आकृति देखकर इसका नाम एलिफेंटा रखा। राष्ट्रकूटों की मूर्ति कला इसी स्थान पर अपने चरम पर पहुंची थी। एलोरा की मूर्तियों और एलिफेंटा की मूर्तियों में गहरी समानता थी। हो सकता है कि इन्हें उन्हीं कारीगरों ने तराशा हो। गर्भगृह के प्रवेश द्वार पर द्वारपालकों की विशाल आकृतियां थी। गर्भगृह के चारों ओर प्राकार के दीवारों के विभिन्न रूपों में शिव की छवियां हैं: नटराज, गंगाधर, अर्धनारीश्वर और सोमस्कंद। इस मंदिर की सबसे भव्य आकृति त्रिमूर्ति है। यह मूर्ति 6 मीटर ऊंची है। ऐसा कहा जाता है कि शिव के 3 पहलुओं, निर्माता, संरक्षक और विनाशक, का प्रतिनिधित्व करती है। अब इस शिक्षण के क्या परिणाम हुए हैं? तुमने इस लेक्चर को सुनने के बाद क्या क्या सीखा है? इसकी एक एक लाइन इम्पोर्टेंट है। ये यूपीएससी के लिए भी पढ़े जाने वाली बुक है। 11वीं क्लास तमिलनाडु बोर्ड की 11वीं क्लास की बुक है ये। ये इंग्लिश में आती है। हिंदी मीडियम के बच्चों की भलाई के लिए मैं इसका हिंदी अनुवाद सुना रही हूँ। आप इसको सुने और फ़ायदा उठाए। इसकी एक एक वर्ड इम्पोर्टेंट है, एक एक लाइन इम्पोर्टेंट है, एक एक सेंटेंस इम्पोर्टेंट है। आपको इसको सुनना है, बार बार सुनना है, ध्यान से सुनना है और नोट्स बनाने हैं। अब आपने अगर इसको पढ़ने के बाद, इसको सुनने के बाद सीख लिया है
क्या क्या मैं बताती हूँ। बादामी के चालुक्यों का राजनीतिक इतिहास समझ गए हो या नहीं? चालुक्यों की कला और वास्तुकला के बारे में कुछ समझे या नहीं? राष्ट्रकूट शासकों की उपलब्धियों के बारे में बता सकते हो या नहीं? राष्ट्रकूटों का सांस्कृतिक योगदान क्या था, समझ गए या नहीं? राष्ट्रकूट शासन के दौरान साहित्यिक विकास में समझती हूँ कि इस एक बार में कोई नहीं समझेगा, बार बार सुन लीजिएगा, 2-4 बार सुन लीजिएगा और नोट्स बना लीजिएगा, तब जाकर तुम इसको समझोगे। ये हर एग्ज़ाम के लिए हिस्ट्री की बुक है और यहाँ तक के यूपीएससी के एग्ज़ाम तक के लिए भी इम्पोर्टेंट है। इस बुक में से हर एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं और ये बहुत ही टू द पॉइंट लिखी गई बुक है। अब चलो आपसे कुछ क्वेश्चन पूछ लेते हैं। ऐहोल शिलालेख किसके द्वारा जारी किया गया था? निम्नलिखित ऐहोल शिलालेख किसके द्वारा जारी किया गया था? किसने तक्कोलम में चोलों को हराया था? राष्ट्रकूटों की राजधानी कौन थी? राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक कौन था? श्रीपुरी का नाम बदलकर एलिफेंटा किसने रखा था? ठीक है, आप इन क्वेश्चनों का आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।